गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा? बताना एक बार, ऑनलाइन बच्चों बताना। यस, चलो फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक जो टॉपिक लिया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट चल रहा था बेटा अपना, है ना? तो इसमें आई थिंक अपन ने रिपील वगैरह पढ़ा था, ये पढ़ा था। यहाँ से लेना था सेक्शन नंबर 12 से। सेक्शन 11 तक किया था अपन ने आई थिंक, है ना? कि अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे किया जाता है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे अपन लेने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 12, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रोटा। एक मिनट ना, एपिक पेन ओपन करते हैं। उस वाली स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, एक सेकेंड ना। ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा, ये क्या कहता है कि भाई अलग अलग जगह ये थोड़ी ना बताएंगे कि 1 kg पे ड्यूटी इतनी लगेगी, 10 kg पे इतनी लगेगी, 100 kg पे इतनी लगेगी। तो एक जगह जो ड्यूटी बताई है ना, वो अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज या डिक्रीज कर लो। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बता दिया कि 1 kg पर 1000 रुपीज जो है ना आपकी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है, आपको ये बता दिया 1 kg पर कितनी लगेगी, 1000 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो 100 kg पे कितनी लगेगी बेटा? 1 लाख लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बताओ। आप क्या करो, उसे प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दो। लिखा हुआ क्या है? इफ द ड्यूटी लेविएबल ऑन गिवन क्वांटिटी, weight etc on any goods, like duty will be levied according to the same rate on the less quantity proportionately। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ। कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो रेट बढ़ जाएगी, मतलब उस हिसाब से ज्यादा कर दो, और अगर कम है तो उस हिसाब से कम कर दो, प्रोपोर्शनेटली। आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, जेंडर एंड नंबर। जेंडर एंड नंबर में क्या बोला है? सीधी सी बात है, मैस्कुलिन इंक्लूड्स फेमिनिन ऑल्सो। अपन ने पढ़ा भी था लास्ट टर्न पे, ही शी, है ना? और दूसरा, कंपनी में कंपनीज भी शामिल है, सब्सिडरी में सब्सिडरीज भी शामिल है। एक कराया था लास्ट में आईसीआई के पीछे से क्वेश्चन। तो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल ऑल्सो। तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है। आगे क्या चीज आ रही है देखो एक बार। नेक्स्ट आ रहा है हमारा पावर एंड फंक्शनरीज। पावर एंड फंक्शनरीज में आप देखो, पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 14। क्या कहता है वो देखो। ये सेक्शन हमारा कहता है कि भाई ड्यूटी टू बी एक्सरसाइजेबल टाइम टू टाइम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पावर दी कि आप आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हो। तो बार बार थोड़ी ना करेंगे, जब जरूरत होगी तभी तो करेंगे। This power will be exercisable from time to time. Power in act to be exercised or as the occasion requires unless the different intention. जब जब जरूरत पड़ेगी आप उस पावर को यूज कर सकते हो, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ ना हो। ठीक है ना? जैसे आपको कोई पावर दी गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पावर दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पावर दे रखी है कि आप आईटीओ को अपॉइंट कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो। तो जब जब जरूरत लगेगी, एज द ओकेजन रिक्वायर्स, वो आईटीओ अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड द पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो ऑल्सो। एक्स ऑफिशियो मालूम है? बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस। लिख लो, एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अपॉइंटमेंट दो तरीके का होता है, या तो होता है बाई नेम और या होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। आप याद करो, आईपीएफ पढ़ा था। आईपीएफ, आईपीएफ का चेयरमैन कौन होता है? एमसीए का सेक्रेटरी। याद करो, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। जैसे मैं एमसीए की सेक्रेटरी हूं, तो बाय वर्च्यू ऑफ माय ऑफिस मैं ऑटोमेटिकली आईपीएफ की चेयरमैन बन जाऊंगी, चेयरपर्सन बन जाऊंगी। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ। तो पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो ऑल्सो। Appointment may be either by name or by virtue of office.
ठीक है ना। जैसे मैं एक ऑफिस पे हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस पे आ जाऊंगी। मैंने बोला कि भाई अगर मैं एमसीए की सेक्रेटरी हूँ तो ऑब्वियसली आई विल बिकम द चेयरपर्सन ऑफ आईईपीएफ। आगे क्या आया है देखो, नेक्स्ट सेक्शन, छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, समझते जाएंगे इनको। आगे आ रहा है अपना 16 नंबर सेक्शन, क्या कहता है, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड द पावर टू डिसमिस ऑल्सो। अगर किसी अथॉरिटी के पास आपको अपॉइंट करने की पावर है तो आपको रिमूव करने की पावर, सस्पेंड करने की पावर भी उस अथॉरिटी के पास है। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, डिपार्टमेंट है, उसके पास पावर है कि वो आईटीओ को अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनको रिमूव करने की पावर भी उन्हीं के पास है। जो अपॉइंट करेगा, रिमूवल की पावर भी उसी के पास होती है। अब आईटीओ ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि भाई आपके पास तो सिर्फ अपॉइंटमेंट की पावर है, आप हमें हटा नहीं सकते। तो डीम्ड पावर है कि जो आपको अपॉइंट करेगा उसके पास आपको हटाने की भी पावर होती है। दिस इज द सेक्शन नंबर 16। 17 सेक्शन क्या कहता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ सब्सिडीज फंक्शनरीज। सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज क्या कहता है, एक बार एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लो चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है वो छुट्टी पे है, तो मैं सुमिता महेश्वरी जो वाइस चेयरमैन हूं उसके बिहाफ पर काम कर रही हूँ। सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, इसका मतलब समझ में आया। सीनियर लीव पे है या सीनियर की जगह मुझे कुछ सब्सटीट्यूट के रूप में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर ऐसा कोई सिनेरियो है और किसी डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह चाहिए थे, अब वो चेयरपर्सन तो है नहीं, तो चेयरपर्सन की जगह मैंने अपने साइन कर दिए, बट आई हैव टू स्टेट माई ऑफिशियल टाइटल। मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, वाइस चेयरमैन। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स सफिशिएंट इफ आई स्टेट माय ऑफिशियल टाइटल। इट इज सफिशिएंट टू स्टेट माय ऑफिशियल टाइटल। आई डोंट हैव टू गिव माय नेम कि मैं सुमिता महेश्वरी वहां लिख के नहीं आना, मुझे इनिशियल करने मुझे वहां पे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, मेरी पोस्ट, ऑफिशियल टाइटल। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। अगर कोई फंक्शनरी आपकी है नहीं, उसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, आपका सीनियर नहीं है, उसकी जगह आप उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो उस केस में इट इज सफिशिएंट कि आप अपनी ऑफिशियल टाइटल वहां मेंशन करो। मैं यहाँ साइन करके चेयरमैन नहीं लिख सकती, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वाइस चेयरमैन मेंशन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। और जो रूल चेयरमैन पे लगते हैं उस टाइम जब मैं ये काम कर रही हूँ मेरे पे भी लगेंगे। जैसे मान लो वाइस चेयरमैन की टाइमिंग है 10 to 5 और चेयरमैन की टाइमिंग है 9 to 6, तो अगर वो एब्सेंट है उसकी लीव के केस में मुझे भी ये टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। सेम रूल विल अप्लाई टू द फंक्शनरी हु इज सब्स्टिट्यूटिंग द सीनियर। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ मुझे। तो यही रूल हमें 2 रूल की फॉर्म में पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखो सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। आई थिंक ये समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है। एक बंदे की जगह दूसरा उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, सीनियर छुट्टी पे है और आप उसकी जगह साइन कर रहे हो। सफिशिएंट टू यूज द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग दैट फंक्शन फॉर इंडिकेट, ये नेम वर्ड नीचे का है देखो, फॉर इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ नॉट द नेम। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑफिशियल टाइटल लिखनी है। जैसे मैंने लिखा वाइस चेयरमैन, मुझे अपना नाम देने की जरूरत नहीं है, नॉट द नेम। अगर मैं किसी को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और उसकी जगह काम कर रही हूँ तो मुझे अपनी पोस्ट वहां पे देनी पड़ेगी, अपना नाम देने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। क्लियर है क्या बताओ बेटा। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेसर। अगर कोई एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है तो आपको लॉ ऑफ सक्सेसर बताना पड़ेगा। जैसे ओपीसी का केस देखो आप, ओपीसी के केस में नॉमिनी का नाम देना पड़ता था, क्योंकि अगर एमओए के एसोसिएशन क्लॉज में नॉमिनी का नाम जाता है कि कल को ये बंदा जो है ना मेरी डेथ या इनकैपेसिटी के केस में बिजनेस को संभालेगा, और ये जरूरी भी था। अगर आप लॉ ऑफ सक्सेसर नहीं दोगे तो एंटिटी मर जाएगी,
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब चलती रहेगी, तो आप लॉ ऑफ सक्सेसर तो बताओ ना कि इसकी जगह कौन टेक ओवर करेगा, ये आपको बताना जरूरी है। क्या लिखा है देखो, in functionaries or corporation having perpetual succession the law of successor should be specified। और अगर आप लॉ ऑफ सक्सेसर नहीं बताओगे तो एंटिटी मर जाएगी, इसलिए लॉ ऑफ सक्सेशन बताना जरूरी है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि इट हैज नो एंड, इट हैज नो एंड। लिंक कर सकते हो ओपीसी वाले एग्जांपल से, ओपीसी के अंदर भी आपको किसका नाम बताना जरूरी होता है, नॉमिनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट। अगर ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट छुट्टी पे हैं और आप उनकी जगह एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हो, आप पे भी वही रूल लगेंगे जो उस सीनियर पे लगते हैं। क्या लिखा है देखो, उसको सम को करना सेम, सेम लॉ टू अप्लाई ऑन सबऑर्डिनेट एज ऑन सीनियर ऑफ एनी ऑफिस इफ सबऑर्डिनेट आर एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ। छोटे छोटे से रूल्स है, दिमाग में रखना, केस स्टडी टाइप की छोटी मोटी बनाना चाहे तो बना सकता है। क्लियर है क्या, बोलो। इसके अंदर तो हमने बोला कि वही रूल लगेंगे जो सीनियर पे लगते हैं। इसे ऊपर बोला था सिर्फ पोस्ट का नाम देना है। किस पॉइंट में बात कर रहे हो, 19 में हमने सिर्फ यही बोला है कि जो रूल सीनियर पे लगते हैं ना वो तुम पे भी लगेंगे। जैसे हमने बोला था सीनियर का टाइम था 9 to 6, आपका टाइम था 10 to 5, तो उस दिन जिस दिन आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसकी जगह काम कर रहे हो, उस दिन आपको भी यही टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। सेम रूल विल अप्लाई एज ऑन द सीनियर। हाँ, 17 वाला पॉइंट ये बोलता है ऑफिशियल टाइटल देनी पड़ेगी। जब मैं साइन कर रही हूँ तो मैं चेयरपर्सन की तरह थोड़ी ना कर सकती हूँ बेटा, मेरी पोस्ट थोड़ी ना चेयरमैन की, मुझे अपनी पोस्ट देनी पड़ेगी, नाम देने की जरूरत नहीं है। क्या स्टेट करना है, ऑफिशियल टाइटल, ऑफिशियल टाइटल। आई होप समझ में आया, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है नोट्स में ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको माइंड में दिमाग में रखना है बस। आगे क्या दिया है देखो, प्रोविजन एज टू ऑर्डर रूल्स एटसेट्रा, सेक्शन नंबर 20 कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब याद करो, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्ट्रक्शन। एड या डिलीट करते थे मीनिंग निकालने के लिए, तो उसको कॉन्स्ट्रक्शन कहते थे ना, तो इसको मैं कह सकती हूँ ना कि मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑर्डर्स, एक ऑर्डर है, कंपनीज एक्ट हुआ हमारा, उसके अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ, कोई नोटिफिकेशन पास हुआ, कोई रूल पास हुआ, कोई रेगुलेशन पास हुआ, उसके अंदर वर्ड यूज हुआ सपोज करो कंपनी, और उस कंपनी शब्द का वही मतलब होगा जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 220 में दिया गया है। अगर कोई वर्ड रूल ऑर्डर नोटिफिकेशन में यूज हुआ है तो उसका कॉन्स्ट्रक्शन या उसका मीनिंग वही लिया जाएगा जो मेन एक्ट में दिया गया है। पढ़ के देखो, इफ पावर टू इशू नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम रूल फॉर्म इज कन्फर्ड इन द लेजिस्लेशन, लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, स्कीम बना सकती है, रूल बना सकती है, फॉर्म इशू कर सकती है, ठीक है। एक्सप्रेशन इन इट, उसके अंदर अगर कोई वर्ड यूज हुआ है, इट विल हैव द सेम मीनिंग एज इन द एक्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, रूल्स में वर्ड यूज हुआ कंपनी, तो इस कंपनी वर्ड का वही मीनिंग होगा जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है सेक्शन 220। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर के अंदर कोई वर्ड यूज हुआ, उसका वही मीनिंग लिया जाएगा जो एक्ट में दिया गया है, चाहे ऑर्डर हो चाहे नोटिफिकेशन हो, है ना, वही मीनिंग लोगे जो एक्ट में दिया गया है। अब आएगा हमारा सेक्शन नंबर 21, पावर टू इशू टू इंक्लूड पावर टू अमेंड वेरी ऑल्सो। अगर आपके पास कुछ इशू करने की पावर है, नोटिफिकेशन वगैरह जारी करने की पावर है, तो आपके पास उसमें अमेंडमेंट लाने की भी पावर है, उसमें बदलाव करने की भी पावर है। ये बिल्कुल वही बात हो गई ना, जिसके पास अपॉइंटमेंट की पावर है उसके पास रिमूवल की भी पावर है। जो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है वो उसमें बदलाव भी कर सकता है। तो जैसे सीबीडीटी के पास पावर है टैक्स के केस में नोटिफिकेशन जारी करने की, तो उस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट लाना है, कोई वेरिएशन करना है, कैंसिल करना है उसको, तो वो भी कौन कर सकता है, सीबीडीटी। समझ आई बात कि नहीं आई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। If power to issue notification is conferred, it includes the power to amend, vary, rescind, RESCIND,
rescind any notification order subject to condition if any. सीधी सी बात है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन जारी करने की पावर है तो नोटिफिकेशन में चेंजेस करने की पावर भी आपके पास इम्प्लाइडली आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके का है, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट की पावर है तो रिमूवल की भी पावर डीम्ड है कि आपके पास है। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट आ रहा है अपना यहाँ पर मेकिंग ऑफ रूल्स बिफोर कमेंसमेंट बट द आफ्टर द एक्ट इज पास्ड। जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना 25 अप्रैल 1872 को इसको कंसेंट मिल चुकी थी प्रेसिडेंट की, लेकिन इसको एप्लीकेबल कब से कराया गया, 1 सितंबर 1872। एप्लीकेबिलिटी डेट क्या थी हमारी, 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जबकि ये बन के रेडी हो चुका था, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी थी इसको कब, 25 अप्रैल को। अब इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के बीच में आप चाहो तो रूल्स बना सकते हो, लेकिन ये रूल्स पावर में तब तक नहीं आएंगे, एनफोर्स तब तक नहीं होंगे जब तक कि एक्ट एनफोर्स में नहीं आता। मतलब इस पीरियड के बीच में, मतलब आपको प्रेसिडेंट की असेंट मिली और एक्ट एनफोर्स हुआ, उस पीरियड के बीच में आप चाहो तो रूल्स बना सकते हो, बना के रख लो, लेकिन वो रूल लागू कब से होंगे, जब एक्ट लागू होगा। अरे भाई, जब तक एक्ट ही लागू नहीं हुआ रूल्स कैसे लागू होंगे, सोच के देखो, जब तक एक्ट ही लागू नहीं हुआ रूल्स कैसे लागू होंगे। बना के रख जरूर सकते हो, लेकिन लागू कब से होंगे, जब से आपका एक्ट लागू होगा। बना लो कहीं भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल लिया है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी आपकी 25 अप्रैल को, और ये एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 1872। रूल्स कैन बी मेड, इस पीरियड के दौरान आप रूल्स बना तो सकते हो, बट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एक्ट इज एनफोर्स्ड। एक्ट से पहले रूल्स कैसे बन सकते हैं, मतलब रूल कैसे लागू हो सकते हैं, बना के रख लो चाहे, लेकिन लागू कब होंगे, एक्ट के आने के बाद। ये कहेगा हमारा ये वाला सेक्शन। लिख लिया क्या, बताओ बच्चों। हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। मेकिंग ऑफ रूल्स बिफोर द कमेंसमेंट बट आफ्टर द एक्ट इज पास्ड। पावर टू मेक रूल्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, मैनर, फीस कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्ट इज पास बट द रूल्स एटसेट्रा शैल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर कमेंसमेंट। बना के जरूर रख सकते हो इस पीरियड के दौरान, लेकिन लागू कब से होंगे, जब आपका एक्ट कमेंस होगा, एनफोर्स होगा। ठीक है, आप बना के रख सकते हो, बट रूल्स विल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर सच कमेंसमेंट। नेक्स्ट क्या दिया है, मेकिंग ऑफ रूल्स आफ्टर पब्लिकेशन। ये मैं आपको ICI से भी कराऊंगी, लिख लेना, फ्रॉम ICI ऑल्सो। है क्या, समझा देती हूं पहले। मेकिंग ऑफ रूल्स आफ्टर पब्लिकेशन, कोई भी रूल बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं बनाया जाता,
सबसे पहले तो बेटा उसका एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, और ड्राफ्ट रेडी करने के बाद में क्या होता है, उसको पब्लिश किया जाता है। या तो अथॉरिटी चाहे वैसे पब्लिश कर सकती है, और या फिर अगर गवर्नमेंट ने बताया इस तरीके से पब्लिश करो, जैसे कि आप वेबसाइट पे पब्लिश करो, आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, तो आपको करना पड़ेगा। फिर आप एक डेट देते हो कि इस दिन इस ड्राफ्ट को कंसीडर किया जाएगा, और इस डेट से पहले जो भी बंदा चाहे वो ऑब्जेक्शन दे सकता है, आपत्ति उठा सकता है। फिर इंटरेस्टेड पर्सन जो होते हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। सपोज करो एक बंदा आया, ऑब्जेक्शन उठाता है अथॉरिटी के सामने कि भाई ये जो एक्ट है ना, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, ये रूल जो आप बना रहे हो मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। अथॉरिटी ने बोला भाई बोल क्या ऑब्जेक्शन है, बोले पसंद नहीं आया, तो अथॉरिटी उसको भगा देगी, बोले ऐसे पसंद नहीं आया तो हम कोई ऑब्जेक्शन दे रहा थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। एक और बंदा आया, बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, बोले ठीक है बताओ भाई क्या ऑब्जेक्शन है, तो बोलता है कि भाई है ना, आपने अगर ये रूल पास किया तो इस सेक्टर ऑफ पब्लिक, या इस पब्लिक सेक्टर को जो है ना, इसको नुकसान हो जाएगा, पब्लिक के इन लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो ये जेन्युइन कंसर्न है, अथॉरिटी उसकी बात सुनेगी। ठीक है, फिर जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उनको कंसीडर करेंगे, फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज होने के बाद में ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, और उसके बाद में रूल एनफोर्स हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर है। क्या चीज बताई मैंने, पहले ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट को पब्लिश कराया जाएगा, जैसे भी अथॉरिटी चाहे, और या फिर जैसे गवर्नमेंट ने बताया उस तरीके से न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, ठीक है, वेबसाइट पे शो करें, कर दिया। फिर एक डेट बताएंगे कि इस दिन हम जो है ना इस ड्राफ्ट को कंसीडर करेंगे, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हो, जो ऑब्जेक्शन आएंगे उनको कंसीडर करेंगे, और हर चीज ओके होने के बाद में क्या किया जाएगा, ऑफिशियल गजट में पब्लिश करा दिया जाएगा। वंस इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, इट्स फाइनल, रूल बन गया। समझ आ गई चीज, तो ये आफ्टर पब्लिकेशन ऐसे ही रूल बनते हैं। इफ एक्ट सेज रूल्स टू बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, देन अथॉरिटी क्या करेगी, ड्राफ्ट को पब्लिश करेगी इन सफिशिएंट एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसमें थोड़ा मैटर आईसीआई से भी लेना पड़ेगा, ठीक है, लेंगे अपन, प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट क्या रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर रिपील्ड एक्ट। एक लाइन लिखो, पहले भी लिखवाई है, दोबारा लिखवा रही हूं, रिपील इज ओनली ऑफ एक्ट, रिपील इज ओनली ऑफ एक्ट, नॉट ऑफ ऑर्डर, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन। कंपनीज एक्ट 1956 था बेटा, इसको रिपील किया, इसकी जगह क्या लेके आए, कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर काफी सारे रूल्स भी बनाए गए थे, काफी ऑर्डर्स पास हुए थे, नोटिफिकेशंस आए थे, और अमेंडमेंट एक्ट्स भी आए थे। ठीक है, रिपील इज ओनली ऑफ द एक्ट। ये सारे रूल, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 पे एप्लीकेबल होते हैं, जब तक कि एक्सप्रेसली मना ना कर दिया जाए। बना लो ये चीज, रिपील इज ओनली ऑफ एक्ट, नॉट ऑफ ऑर्डर, नॉट ऑफ नोटिफिकेशन। ये नए वाले पे लगने लग जाते हैं। Repeal is only of act, not of orders, not of notification, not of amendment act, not of rules. ये एज इट इज अप्लाई करेंगे। अगर एक्ट में बोल दिया नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अदरवाइज ये अप्लाई करेंगे, जेन्युइन यही होता है। ठीक है, लिख लिया क्या बताओ, लिख लिया, चलो फिर आगे क्या दिया हुआ है, देखो यहां पर इस पॉइंट में दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर रिपील्ड एक्ट। जैसे कंपनीज 1956 एक्ट जो था अपना रिपील हो गया, लेकिन उसके जो ऑर्डर है वो अभी भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऑर्डर, रूल्स, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन ये अभी भी कंटिन्यू करेंगे। इफ एक्ट इज रिपील एंड री इनेक्टेड,
जैसे कंपनीज एक्ट रिपील हुआ और उसकी जगह क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 2013. नोटिफिकेशन, ऑर्डर, अपॉइंटमेंट, रूल एटसेट्रा विल बी डीम्ड टू बी इशूड अंडर द प्रोविजन सो री इनेक्टेड. मतलब ये माना जाएगा कि वो रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन किसके अंदर हुए हैं पास, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पास हुए हैं. समझ आ गई चीज की नहीं आई, बताओ मुझे. अमेंडमेंट ये जो होता है ना, रिपील इज ओनली ऑफ एक्ट, नॉट ऑफ अमेंडमेंट, नॉट ऑफ ऑर्डर, नॉट ऑफ नोटिफिकेशन. वो एज इट इज कंटिन्यू करते हैं. मिसलेनियस में आ रहा है तुम्हारा सेक्शन नंबर 25. सेक्शन 25 कहता है रिकवरी ऑफ फाइन. कोई भी फाइन की रिकवरी करनी है तो वो कैसे की जाएगी. फाइन की रिकवरी दो एक्ट के अकॉर्डिंग होती है. कौन सी, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, आईपीसी. रिकवरी ऑफ फाइन दो एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, एक तो इंडियन पीनल कोड और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होती है. आईपीसी के सेक्शन नंबर 63 से 70 तक रिकवरी ऑफ फाइन में जो दिए हुए प्रोविजन वो हम पे भी लगेंगे. यहाँ पे किसी भी एक्ट में रिकवरी होती है ना तो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. और उसमें क्या दिया हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वहां का, उसको दे दी जाती है पावर कि आप रिकवरी करो. वो प्रॉपर्टी को अटैच कराते हैं, बिकाते हैं और जो पैसा है वो उसको रिलीज करवाते हैं. यही तरीका है. ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है कंपनीज में बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लगती है. 5 करोड़ की पेनल्टी लग गई मिस्टर एक्स पर. ठीक है, अब बोले पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो प्रॉपर्टी नहीं, अब क्या करें भाई. सबसे पहले तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह होगी तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको अटैच कर देंगे, प्रॉपर्टी बिकवाएंगे, रिकवरी कर लेंगे. नहीं हो पा रही तो भाई बंदे को जेल भेज देंगे. अब किडनी थोड़ी ना बेचेंगे बेटा, ऑप्शन थोड़ी ना अपने पास ये वाला. ठीक है, नहीं है तो क्या करो, जेल भेज दो. आगे देखो भाई, रिकवरी किसके अकॉर्डिंग होगी, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी. और इसमें यही प्रोसेस दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच करेगा, उसको सेल आउट कराएगा और रिकवरी करेगा. लिखवा देती हूँ, एक लाइन लिख लो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल, लिख लो एक लाइन यहां पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल अटैच द प्रॉपर्टी sell it and recover the fine. Attach the property, sell it and recover the fine. ठीक है, फाइन की रिकवरी हमेशा इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होती है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे रखी है, प्रॉपर्टी को अटैच करो, सेल आउट करो, रिकवरी करो. नेक्स्ट आया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सेक्शन कई बार पूछा जाता है ये. ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एक्ट. एक अपराध के लिए इंसान को 2 बार सजा नहीं मिलेगी. 2 एक्ट के अंदर अपराध है, एक एक्ट के अंदर उसको सजा दे दी तो दूसरे एक्ट में पनिश नहीं करोगे. जैसे सीए अगर फ्रॉड करता है तो उसके लिए सीए एक्ट 1949 में भी पेनल्टी है और उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में भी पेनल्टी है. तो ही विल बी पनिश्ड अंडर आइदर ऑफ द एक्ट. दोनों एक्ट में पनिश नहीं किया जाएगा. ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आइदर ऑफ दोज, नॉट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी. सिंपल सा रूल है. फाइन और जेल में देखो वर्ड क्या यूज्ड है. इफ द वर्ड यूजेस फाइन एंड जेल, जो सीवियर वाले होते हैं उनमें फाइन एंड जेल होता है और जो कंपाउंडेबल वाले होते हैं उनके अंदर होता है फाइन और जेल. तो उसमें क्या होता है, फाइन दे करके आप जेल जाने से बच सकते हो. कंपाउंडेबल वालों में छोटे लेवल के क्राइम होते हैं ना, उसमें ऑप्शन होता है. बड़े में तो जेल के साथ साथ वो होती है, फाइन होता है. क्या चीज नहीं, आइदर का मतलब क्या है, देखो 2 एक्ट में पनिशेबल है. एक तो पेनल्टी लग रही है सीए एक्ट 1949 में. देखो इसको इस तरीके से बताती हूँ, आइदर ऑफ द एक्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई 2 में से एक. क्या एक्ट है, देखो भाई, अगर कोई सीए फ्रॉड करता है 2 जगह पेनल्टी है. एक तो कहाँ है, सीए एक्ट 1949
9 में पनिश कर दो। एक है तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013, तो भाई जिसमें चाहो उसमें पनिश कर दो, लेकिन एक अपराध के लिए 2 एक्ट में अलग अलग सजा नहीं होगी कि यहाँ लिखा है 5 साल की सजा है, सपोज करो यहाँ लिखी है 7 साल की, तो वो 12 साल तक जेल नहीं भुगतेगा। आप चाहो तो उसे इसमें पनिश कर दो। समझ आ रही है चीज, ये कहना चाहते हैं। आगे देखो क्या दिया है, सर्विस बाय पोस्ट, सर्विस ऑफ पोस्ट, इसको लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। सर्विस ऑफ पोस्ट सेक्शन नंबर 27 क्या कहना चाहता है, डॉक्यूमेंट को कब सर्व्ड माना जाएगा बाय पोस्ट। पहला, इसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। अब आप जगह जगह पढ़ते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा इट शुड बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट, कंपनीज एक्ट में बहुत जगह बोला कि पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, एनआई में भी वर्ड आएगा पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। अब पोस्ट का मतलब क्या है, तो इन्होंने एक जगह बता दिया जनरल क्लॉजेस एक्ट में कि बाय पोस्ट भेजना है तो कब माना जाएगा, पहला उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, दूसरा प्रीपेड, पहले से पेड होना चाहिए भाई, पोस्ट पेड नहीं चलेगा, प्रीपेड, तीसरा पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू करना है, तो फिर यहाँ पर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। अगर किसी और तरीके से स्पेसिफाइड बता दिया कि रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजना है, तो उसी तरीके से भेजना पड़ेगा, तब ये नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यही माना जाएगा। सर्विस बाय पोस्ट कब होती है, जब 3 चीजें पूरी हो जाएं। पहला तो उस पर प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, दूसरा प्रीपेड होना चाहिए, मतलब पैसे कौन देगा, सेंडर ही भेजेगा, पे करेगा, और तीसरा क्या दे रखा है इसके अंदर कि भाई कैसे भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर लेकिन रिक्वायरमेंट पहले से ही किसी एक्ट में दी हुई है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजना है, तो ये रूल नहीं लगेगा, फिर वहां पर एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट ड्यू पता है ना, साइन करवा के लेके जाता है, जानकारी है कि हमने इसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ये 3 चीजें यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। अब सपोज करो मैंने क्या किया, एक पोस्ट थी, मैंने उसके ऊपर प्रॉपरली एड्रेस किया है, ठीक है, प्रीपेड भी है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रही हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है, तो क्या मेरी सर्विस वैलिड है, क्या नहीं है, क्योंकि वहां क्या तरीका बताया हुआ था, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। दूसरा तरीका सुनो, मैंने क्या किया, इस बार भी प्रॉपरली एड्रेस किया, प्रीपेड है मेरा और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज रही हूँ, बट जो दूसरा बंदा है जिसको मैंने भेजा वो है ना, उस पे लिख देता है रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके से लिख करके वर्ड उसने लिख दिया, तो क्या सर्विस वैलिड है, सर्विस वैलिड है बॉस, अपन ने काम पूरा कर दिया, तीनों चीजें पूरी की नहीं की, अगले की तकलीफ, उसने क्या किया, हमें ये 3 काम पूरा करते ही इंडेमनिटी मिलेगी कि भाई हमने अपनी तरफ से सर्विस अच्छे से सर्व कर दिया है बाय पोस्ट। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हमें करनी है। साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट एक टॉपिक आ रहा है, साइट करना मतलब रेफर करना, साइटेशन का मतलब लिखो रेफरेंस, एक मिनट, साइटेशन का मतलब है रेफरेंस। कई बार एक एक्ट में दूसरे एक्ट का रेफरेंस मिलता है, जैसे तुमने अभी चैप्टर 3 पढ़ा था कंपनीज का, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, सिक्योरिटी की डेफिनेशन आई थी, सिक्योरिटी मींस द सिक्योरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, एक्ट का नाम, ईयर, इसके थ्रू आप साइट कर देते हो कि आपको ये डेफिनेशन कहां से लेनी है, ठीक है। जैसे क्या दिया देखो, इफ एनी एक्ट और रेगुलेशन, any enactment may be cited by reference to the title, short title, provision, by reference to the section or subsection number। जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट, ठीक है, आगे ईयर भी आएगा, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, एक्ट की शॉर्ट टाइटल प्लस ईयर आपको यहाँ पे देना होता है, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, ईयर ऐड करना यहाँ पर, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, ईयर एंड प्रोविजन बाय रेफरेंस टू सेक्शन और सबसेक्शन नंबर।
आप इस तरीके से साइटेशन दे सकते हो। साइट करना मतलब रेफर करना, ये चीज आप उस एक्ट से ले लो। फॉर एग्जाम्पल एलएलपी एक्ट पढ़ा था अपन ने फाउंडेशन में, उसके अंदर भी रेफरेंस आया था कंपनीज एक्ट 1956 का। फिर हमने कहा था उसका मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। आगे आ रहा है एप्लीकेबल, एक 29 अभी बाद में लेंगे, 30 तक है अपने कोर्स में। 30th क्या कहता है वो सुनो एक बार, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस वर्ड सुना है बेटा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। वैसे लॉ कौन बनाता है ये बताओ मुझे, लॉ बनाती है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, पर हमेशा इनका सेशन नहीं होता, तो समटाइम्स दे आर नॉट इन सेशन, और आनंद फानन में कोई लॉ बनाया गया, प्रेसिडेंट ने बनाया और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। इमरजेंसी के केस में लॉ बनाया गया है जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेंस पास कराया है। और ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है उसको विद इन 6 weeks get it approved by both houses of parliament। इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना है अपन को, ठीक है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो कैसे बनाते हैं, ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है। कौन पास करता है, प्रेसिडेंट। 6 weeks के अंदर इसको अप्रूव करा दो जब भी आपकी पार्लियामेंट सेशन में आ जाए। तो ऑर्डिनेंस को भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलती है जितने एक्ट को मिलती है। आप ऐसा नहीं कह सकते ये तो एक्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो ऑर्डिनेंस पास करके रूल आया। एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑल्सो, एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑल्सो, तो जीसीए ऑर्डिनेंस पे भी लगेगा भाई। एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑल्सो, एक्ट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑल्सो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये तो ऑर्डिनेंस है, इसे पार्लियामेंट में थोड़ी ना पास किया गया अभी तक, ठीक है, तो इसको क्या है, इसको नहीं देते महत्व, ऐसा नहीं होता। इक्वल आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जैसे आप एक्ट को प्रायोरिटी देते हो ना, वैसी प्रायोरिटी आपको किसको देनी पड़ेगी, ऑर्डिनेंस को, उसको भी सेम इफेक्ट देना पड़ता है। लिख लिया क्या बेटा, बताओ मुझे, लिख लिया। चलो फिर इसको एक बार दोबारा यहां से देखो, एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, wherever central act is written, जहां पे भी एक्ट का नाम आ रहा है, it shall be deemed to include ordinance also। एक्ट में ऑर्डिनेंस भी शामिल है, एक्ट में ऑर्डिनेंस भी शामिल है। याद रहेगी क्या चीज, बताओ मुझे। एक सेक्शन बीच में छोड़ा, कौन सा, 29। 29 क्या कहता है वो देखो एक बार, सेविंग फॉर प्रीवियस इनेक्टमेंट रूल्स एंड बाई लॉज। सेक्शन 29, जैसे जैसे नए बनते जाते हैं पुराने वाले सेव होते जाते हैं। कोई भी नया नियम आता है तो वो पुराने वाले रूल्स को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे नए बनते जाते हैं पुराने वाले सेव होते जाते हैं। नया कोई कंस्ट्रक्शन का एक्ट आया तो पुराने वाले को इफेक्ट नहीं करेगा। क्या लिखा है देखो, इफ एनी रूल और लॉ इज मेड रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन के लिए कोई रूल आया ऑफ एन इनेक्टमेंट, बट लेटर ऑन, उसके बाद में देयर इज न्यू रूल और लॉ फॉर कंस्ट्रक्शन। एक पहले आया इंटरप्रिटेशन का एक्ट, एक आ गया उसके बाद में, ठीक है। आफ्टर मेकिंग दिस एक्ट देन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब न्यू एक्ट, विल नॉट इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ अनदर लॉ एंड रूल्स, मतलब बाद वाला पुराने वाले को इफेक्ट नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, पुराने वाले सेव होते जाते हैं। लिख लो एक बार, एक लाइन लिख लो, हिंदी में ही लिखवा देती हूँ। जैसे जैसे नए रूल्स बनते हैं, जैसे जैसे नए रूल्स बनते हैं
पुराने वाले सेव होते जाते हैं। जैसे जैसे नए रूल्स बनते हैं पुराने वाले सेव होते जाते हैं। नया पुराने को इफेक्ट नहीं करेगा, नया पुराने को इफेक्ट नहीं करेगा, नया पुराने को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी जितना पोर्शन लिया है एक बार आईसीआई से उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। डेफिनेशन पार्ट बचा है वो अपन कल करेंगे और कल अपनी यूनिट ये वाइंड अप हो जाएगी। डेफिनेशन पार्ट बचा है सिर्फ इसका। एक मिनट, एक चीज देखना है इसके अंदर, पहले चलो वो करा देते हैं एक बार। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आईसीआई का क्या कहना चाहता है, पढ़ो इसे एक बार। अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और उसको आपने किससे भेज दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से। वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन, कि हमने नोटिस किससे सर्व किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से, अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट, इज इट टेनेबल, इज इट मेंटेनेबल, क्या आपने सही किया है? ये सही नहीं है, क्योंकि आपके में लिखा हुआ क्या है रिक्वायरमेंट में, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो वहां रजिस्टर्ड पोस्ट काम नहीं करेगा। आपको तरीका बता दिया गया पहले से ही, कैसे भेजना है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू से ही भेजोगे। आगे क्या बोला, रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, आपको बताना है कि नोटिस वैलिड है या नहीं है। टेनेबल का मतलब होता है मेंटेनेबल, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखो, एक तो ये चीजें बतानी है कि भाई 3 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, सेक्शन 27 कहता है, तभी वैलिड मानेंगे। प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, प्री पेड होना चाहिए, और कैसे भेजना है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। लेटर कंटेनिंग डॉक्यूमेंट कब माना जाता है कि मिल गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में नॉर्मली कितना टाइम लगता है, 48 आवर्स। Thus, in view of above provision, since the statutory rule itself provide कि सर्विस ऑफ नोटिस किसके थ्रू होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, then if the notice was sent by registered post only, it will not be in compliance with the rules. However, if such provision is not provided in the rules, तो ये वैलिड मान लिया जाता। रूल्स में अलग से लिखा हुआ था रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो उसी तरीके से होगा। नहीं लिखा हुआ होता तो ये तरीका भी सही होता जो जीसीए में दिया गया है। आगे एक केस का नाम दिया है और ये याद करना बेटा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक भीमसेन मखीजा, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ याद कर लो। इसमें क्या बोला, नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसको आपने किससे भेज दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है। देन दिस इज नाइदर टेनेबल, इज नॉट बेस्ड ऑन द साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, तो ये वैलिड नहीं है भाई। तरीका बताया है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू रूल्स में, तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका नहीं बताया होता तो जीसीए वाला तरीका चल जाता, ठीक है। ये दोबारा भी रिपीट हुआ है इनका सेक्शन 27, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। कोमल वाला करवा दिया था मैंने, फ्रॉम एंड टू वाला, रिपील वाला और डिलीशन का डिफरेंस कर लिया था अपन ने। रिपील मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना,
कंप्लीट वाइपिंग ऑफ, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, जैसे कि वो कभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। और डिलीशन क्या होता है कि जिस दिन से डिलीट हुआ उस दिन के आगे से इफेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपन ले चुके हैं। क्वेश्चन 10 हमारा क्या कहता था कि भाई अगर डेट दी हुई है एक्ट में तो वो डेट ले लेते हैं, नहीं तो जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली वो डेट ली जाती है। ठीक है, एक प्रोविजन मैंने अभी आपको बताया था कि आपको बुक से भी लेना है, किसी को मिल रहा हो अपनी आईसीआई में, देखो बेटा जो अपन ने पढ़ा था ना कि पब्लिकेशन, प्रीवियस पब्लिकेशन, यही वाला है आई थिंक, है ना, ये रहा ना। अब इसमें देखो प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स बाय लॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, मैं स्टेप्स पढ़वा रही हूं आपको। फॉलोइंग प्रोविजंस विल अप्लाई। पहला, अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स एंड बाय लॉज publish a draft for the information of person who are likely to be getting affected by it। पहले तो आपको ड्राफ्ट पब्लिश कराना है उस तरीके से जैसा आपको सही लगे, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन दी है कि इस तरीके से पब्लिश करो तो उस तरीके से पब्लिश कर देना, या तो जैसा आपको सही लगे वैसे, या फिर गवर्नमेंट ने बोला उस तरीके से कर दो, पब्लिश करना इस ड्राफ्ट को। नेक्स्ट क्या कहता है, There shall be published with draft a notice, ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस जाएगा जिसमें एक डेट बताओगे कि इस दिन इस ड्राफ्ट को कंसीडर किया जाएगा। क्यों, इस डेट से पहले पहले जिसको आपत्ति है वो बता दे। अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक द रूल बाय लॉज वेयर द रूल बाय लॉज आर मेड विद द सैंक्शन ऑफ अप्रूवल ऑफ अनदर अथॉरिटी, तो उस अथॉरिटी जो है उसके ऑब्जेक्शन या सजेशन लेगी। फ्रॉम एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट बिफोर द डेट सो स्पेसिफाइड, मतलब वो जो डेट दी है ना कि इस दिन ड्राफ्ट को कंसीडर करेंगे, उससे पहले कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि हमें इस रूल से आपत्ति है, ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड। और लास्ट में क्या बोला, फिर इसको पब्लिश किस में कर देंगे, ऑफिशियल गजट में। वंस इट इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट इट इज फाइनल। It shall be conclusive proof that the rule or bylaws has been made। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ, ये स्टेप्स करके जाना, ये मैंने इसमें लिखवा भी दिया आपको कि आईसीआई से इसके स्टेप कर लेना, ये जो स्टेप्स दिए हुए ना किस तरीके से किया जाता है। एक इसके अंदर रिपील के पॉइंट्स दिए हुए थे, ये वाले पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रिपील सेक्शन नंबर 6। कल अपन ने पढ़ा था ना, रिपील जो है पहले वाले किसी को इफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई भी ऑपरेशन, मैनेजमेंट, राइट, लाइबिलिटी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, लिटिगेशन, फोर फीचर, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे दिया है देखो इफेक्ट ऑफ रिपील में, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड। कंपनीज एक्ट 1956 चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज एक्ट 1930 जिंदा हो गया, पुराने वाला जिंदा हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता। दूसरा क्या है, विल नॉट इफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड हुई है वो वैलिड है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इट विल नॉट इफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी अक्रूड, कोई राइट, लाइबिलिटी, प्रिविलेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी कितनी, 2016 में आपकी लाइबिलिटी बन रही थी 5 लाख की, ठीक है, और फिर 17 में वो एक्ट ही हट गया, तो क्या आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई? आपको 10 साल की सजा हुई सर्विस टैक्स में, जीएसटी आ गया, सर्विस टैक्स का नामो निशान हट गया, तो क्या हुआ, अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, तो क्या आप बाहर आ जाओगे क्या जेल से? नहीं आ पाओगे, ठीक है। इट विल नॉट इफेक्ट एनी पेनल्टी, एनी फोर फीचर, एनी पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर द एनेक्टमेंट सो रिपील्ड। जो एक्ट रिपील हुआ है उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो जारी रहेगा, पेनल्टी है वो जारी रहेगी। आपकी टैक्स स्लैब थी 20%, अब आ गए, अब क्या है, रिड्यूस करके कर दिया 15%, तो क्या आपको रिफंड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या लिखा है देखो, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी लिटिगेशन, कोई भी रेमेडी विद रिगार्ड टू एनी सच क्लेम, प्रिविलेज, डेप्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी इनिशिएटेड, कंटिन्यूड और इंसिस्टेड, मतलब इन सभी चीजों पर रिपील का कोई असर नहीं पड़ेगा। रिपील विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग विच इज डन प्रीवियसली, जो पहले हो गया सो हो गया, आगे अब नया नहीं कर पाओगे।
ये पॉइंट्स करने हैं, ये आपके स्कैनर का क्वेश्चन है, जब मैं कराऊंगी तब मैं आपको ये करवाऊंगी। सेक्शन नंबर 6 आज यहाँ तक का मैटर ले रहे हैं। जो मैटर अपन को लेना बाकी है वो कौन सा है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस लेते हैं और कंपाइलर के क्वेश्चन लेते हैं, कल अपनी यूनिट वाइंड अप करेंगे अपन। ठीक है, यहां तक कर लोगे बेटा? चलो आज यहां तक का लो मैटर। कोई क्वेरी वगैरह है किसी की तो बेटा पूछ सकते हो आप, एनी क्वेरी? नहीं तो चलो फिर वाइंड अप करेंगे।